हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रियम्बल आईएएस। आज हम करंट अफेयर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कई दिनों से न्यूज़ में रहा है, दैट इज़ द G7। और हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ज़रूरी है। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। द G7 एंड इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन ग्लोबल स्टेज। ठीक है, देखते हैं क्या है। और ये G7 GS सेकेंड के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है अपना, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए। सबसे पहले देखेंगे G7 फाउंडेशंस, एक इंट्रोडक्शन देखेंगे ग्रुप ऑफ 7 के बारे में, उसकी मेंबरशिप के रूल्स क्या है, उसके फंक्शनल सेटअप क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है, और ये सब कुछ जो है हम इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले है G7 कोर फाउंडेशन कि व्हाट इज द G7 होता क्या है। G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1975 में। कि अब ये देखते हैं कि कोई भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उसकी हिस्ट्री रही होती है। G7 की क्या हिस्ट्री है? 1970s का जो दशक था उसके अंदर क्या था, ग्लोबली ऑयल क्राइसिस आए थे 1970s के अंदर। तो उनको डिस्कस करने के लिए और उनसे कैसे निपटना है या फिर उनके कैसे जो है सोल्यूशन निकालना है, इसके लिए जो है वो G7 को एस्टेब्लिश किया गया था। बट स्टार्टिंग में ये G7 नहीं था, ये भी हम आगे देखेंगे। अब इसके प्रेजेंट के अंदर इसकी 7 मेजर इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज है, मतलब 7 मेंबर्स हैं, दैट इज कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। तो ये 7 मेंबर्स प्रेजेंट के अंदर है। ये क्या है कि इनफॉर्मल फोरम है, मतलब इनफॉर्मल है कि फॉर्मल ये एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल नहीं है। इसका कोई भी एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है जैसे कि जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं, लाइक जैसे आईएमएफ हो गया, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसका कुछ भी ना ही कोई फॉर्मल चार्टर है ना ही कोई लीगल स्ट्रक्चर है। फिर ये ऑपरेट्स कैसे करता है, चलता कैसे, ये देखते हैं। इसकी क्या है, एक रोटेटिंग प्रेसिडेंसी है, जैसे कि ब्रिक्स हो गई कोई समिट, तो उसकी भी रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होती है। तो जो ईच मेंबर स्टेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपनी टर्न वाइज क्या करते हैं, अपनी इस समिट को होस्ट करते हैं और अपने एनुअल पॉलिसी एजेंडा जो है वो क्या है यहाँ पे सेट करते हैं, क्योंकि उनकी एनुअली मीटिंग हो रही है तो अपने एजेंडास को तय करेंगे कि हमें किस पॉइंट पर जो है डिस्कशन करना है। फिर इनका होता है शेरपा ट्रैक। ये क्या होता है कि जो सीनियर इनके पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है, वो ईयर राउंड नेगोशिएशंस को कंडक्ट करने के लिए आपस में मिलते हैं। और ग्लोबल डायलॉग, ये क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं क्रिटिकल पार्टनर नेशंस टू जॉइन द समिट्स टू बिल्ड ए ग्लोबल कॉन्सेंसस। कि मतलब अलग अलग कंट्रीज को क्या करती हैं, इस समिट के अंदर इनवाइट करते हैं ताकि ग्लोबली कोई भी मुद्दे को उठाया जा सके और उस पर ग्लोबली कॉन्सेंसस जो है वो बनाई जा सके। ओके, उसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ द ग्रुप, कि ग्रुप का इवोल्यूशन धीरे धीरे कैसे हुआ ये देखते हैं। सबसे पहले जो है जब 1975 में इसको बनाया गया था तो ये क्या था, ग्रुप ऑफ 6 कंट्रीज था। ठीक है, एक एज ए इनफॉर्मल ग्रुप इसको बनाया गया था जिसके अंदर ये जो थे वो 6 मेंबर्स इसके अंदर थे, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड द यूएसए। 1976 के अंदर यहाँ पे क्या है, कनाडा जो है वो ऑफिशियली इस फोरम को क्या है ज्वाइन करता है और ये क्या है प्लेटफॉर्म जो है वो G7 बना। फिर 1998 के अंदर इस ये G8 बना। G8 में क्या है, रशिया को ऐड ऑन किया जाता है, क्योंकि जब 1991 के अंदर यूएसएसआर का जो विघटन हुआ था तो रशिया क्या कर सके, एक डेमोक्रेसी की तरफ चल सके, या फिर जो कोल्ड वार चल रहा था उस टाइम पे, ठीक है, अपने ग्लोबली वो क्या है जुड़ सके, इसके लिए क्या है रशिया को इसमें ऐड ऑन किया गया था। बट 2014 के अंदर क्या किया जाता है, G7 रिवर्जन, रशिया को क्या है सस्पेंड कर दिया जाता है और रिमूव कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि रशिया ने क्या किया था, जो क्रीमिया पेनिनसुला था यूक्रेन का, उसको एनेक्स कर लिया था। तो ये क्या है, एक इंटरनेशनल जो लॉ है उसके अगेंस्ट जाना हुआ, तो इसलिए G7 जो उसने था उसको रशिया को उन्होंने निकाल दिया, मतलब रशिया को यहाँ से सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद है कि अभी जैसे G7 की जो समिट हुई है 2026 के अंदर एवियन फ्रांस के अंदर इसकी समिट हुई है, तो उन्होंने इंडिया को इनवाइट किया है। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है जब इंडिया को इनवाइट किया गया है, ये 13th टाइम था जब इंडिया को इनवाइट जो है वो G7 ने किया है। तो क्यों किया है, अब हम इंडिया और G7 जो है उनके बारे में देखेंगे, उनके क्या क्या चैलेंजेस है और क्यों जो है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। मेन ये है कि वाई G7 नीड्स इंडिया, कि इंडिया को उन्होंने इनवाइट किया है। तो हम देखते हैं, सबसे पहला है कि ग्लोबल साउथ लीडरशिप।
रिप्रेजेंटेटिव गैप कि G7 जो है रिप्रेजेंट ओनली 10% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन वाइल इंडिया एक्ट एज द डेमोक्रेटिक वॉइस फॉर द रिमेनिंग 90%। क्योंकि इंडिया अगर हम देखें तो मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है वो क्या है बन चुका है, तो उसके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव जो गैप है उसको पूरा कर सकते हैं इंडिया। दूसरा है स्ट्रेटेजिक ब्रिज। इंडिया connects developed Western interest with the developmental needs of Africa, Asia and Latin America कि जो भी अपनी जो ग्लोबल साउथ है या फिर ऐसी जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी जो ज़रूरतें हैं उनके बीच में क्या है इंडिया एक ब्रिज बन के आ सकता है। ओके जो मतलब एक तो डेवलप्ड कंट्रीज है और एक डेवलपिंग कंट्रीज है, उन दोनों के बीच में एक स्ट्रेटेजिक ब्रिज की तरह जो है वो इंडिया काम कर सकता है, क्योंकि वो कनेक्ट करता है किनको, डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज के साथ। उसके बाद है सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रेविटी, इंडो पैसिफिक बैलेंस कि अब इंडो पैसिफिक की जो इम्पोर्टेंस है वो आज के टाइम पे काफ़ी बढ़ रही है। लाइक उसके अंदर चाइना की जो बढ़ती चाइना अपना उसके अंदर बना रहा है, दबदबा बना रहा है, तो उसको रोकने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज के लिए क्या है एक अल्टरनेटिव जो है वो किसको ढूंढ रहे हैं, इंडिया को ढूंढ रहे हैं एज ए अल्टरनेटिव। तो इंडो पैसिफिक के अंदर बैलेंस बनाने के लिए इंडिया एक सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में उभर के आ सकता है, ताकि वो क्या है जो नॉन डेमोक्रेटिक असर्टिवनेस है, नॉन डेमोक्रेटिव कंट्रीज की जो असर्टिवनेस है उनको वो रोक सके। दूसरा है इकोनॉमिक इंजन, एज ए लीडिंग मार्केट एंड डिजिटल पायनियर इंडिया सप्लाई चेन्स एंड टैलेंट आर असेंशियल फॉर ग्लोबल रिजाइलेंस की इंडिया क्या है एक लीडिंग मार्केट, मतलब एक उभरता हुआ मार्केट भी सामने आ रहा है, तो उसके लिए और एक डिजिटल जो आज का टाइम है वो डिजिटल वाला टाइम है, तो उसके अंदर भी क्या है इंडिया एक मेन जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे उभर के आ सकता है। ओके तो इसीलिए जो है वो G7 के लिए इंडिया काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जो 2026 के अंदर जो एवियन समिट हुई है फ्रांस के अंदर, उसमें देखते हैं कि समिट फ्रेमवर्क, होस्ट कंट्री कौन है, फ्रांस है, उसने क्या किया, होस्ट किया है G7 समिट को एवियन लेस के अंदर। ओके आउटरीच मॉडल प्लेस स्पेशल फोकस ऑन पार्टनरशिप विद की डेमोक्रेसीज, मतलब जो अलग अलग डेमोक्रेसीज को यहाँ पे इनवाइट किया गया है तो उनके साथ वो वहाँ पे बातचीत करेंगे। और इनकी प्राइम एजेंडाज कौन कौन से हैं, ग्लोबल क्राइसिस के ऊपर ये बात करेंगे, जो भी अभी जैसे वेस्ट एशिया के अंदर जो क्राइसिस चल रहे हैं या फिर यूक्रेन रशिया का जो भी क्राइसिस चल रहा है या फिर इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर जो भी क्राइसिस चल रहा है उनको लेकर। दूसरा मेन टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसके अंदर ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड या फिर उनसे रिलेटेड जो भी फाइनेंस की रिलेटेड दिक्कतें हैं उनको यहाँ पे वो क्या है उनके ऊपर बातचीत होगी और कुछ एजेंडाज जो है वो तय किए जाएंगे और कुछ डिसीजन जो है वो इसमें लिए जाएंगे। फिर मेन देखते हैं कि एजेंडाज, सबसे पहले जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी की रीअफर्म जॉइंट पोजीशन ऑन मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट या मैरीटाइम रूट सिक्योरिटी एंड साइबर डिफेंसेस, तो उनसे रिलेटेड बात होगी वही। फिर डिजिटल स्पेस सिक्योरिटी, एग्रीड ऑन कोलैबोरेटिव स्टैंडर्ड्स फॉर माइनर सेफ्टी ऑनलाइन एंड इवैल्यूएटेड रेगुलेटेड फ्रेमवर्क फॉर एडवांस्ड एआई सिस्टम, क्योंकि जैसे एआई का आज इतना मतलब मिसयूज किया जा रहा है या फिर एआई को इतना यूज किया जा रहा है, तो उसका सही से यूज किया जा सके उसके ऊपर ये बातचीत करेंगे। फिर मेन क्लाइमेट फाइनेंस की जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ रही है या फिर डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, उसको रोकने के लिए, वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए, या फिर हम कैसे सस्टेनेबल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, कैसे सस्टेनेबिलिटी से उसका यूज़ कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई फाइनेंस की बात होगी तो वो यहाँ पे की जाएगी। ग्लोबल हेल्थ केयर को भी यहाँ पे डाला गया है, इनिशिएटेड कोऑर्डिनेटेड कैंपेन्स टू एक्सेलरेट मेडिकल डाटा शेयरिंग एंड ट्रीट हाई रिस्क इलनेस इन लोअर इनकम रीजन्स। लाइक जैसे बहुत सारे वायरसेस आ रहे हैं या फिर ऐसी अलग अलग बीमारियां आ रही है, तो उनसे रिलेटेड, उनसे निपटने के लिए जो है वो डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस मिलके क्या है काम कर सके, अपनी डाटा शेयरिंग कर सके, अपने जो मेडिकल जो भी डिवाइसेस हैं उनको शेयर कर सके। तो ये जो है मेन इस पे वर्क जो है वो किया जाएगा इस समिट के अंदर। फिर है इंडिया स्ट्रेटेजिक रोल, क्योंकि इंडिया को एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर उन्होंने इनवाइट किया है, तो अब इंडिया का रोल देखते हैं। सबसे पहला है ह्यूमन सेंट्रिक विजन, कि इंडिया क्या कहना चाह रहा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ। इंडिया का ये मानना है कि ग्रोथ हो बट सबकी हो, सबको मिला के हो, ये नहीं है कि कुछ कंट्रीज की ग्रोथ हो रही है कुछ की नहीं हो रही, तो इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी फर्स्ट।
लाइक जैसे इंडिया का जो डायलॉग है वसुदेव कुटुंबकम, तो उसको लेकर जो है वो इंडिया यहाँ पे अर्ज करेगा G7 से टू असिस्ट वीकर इकोनॉमिक्स विद सस्टेनेबल पाथवेज, कि हमें ऐसे रास्ते निकालने हैं ताकि हम सबको मिलाकर चल सकें ग्रोथ के मामले में। फिर है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, शेयर्ड इंडिया सक्सेसफुल मॉडल्स ऑफ ओपन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस टेक, कि इंडिया यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई उसने खुद ने गवर्नेंस के अंदर जो भी सिटीजन सेंट्रिक जो गवर्नेंस को अपनाया है, या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन जो इंडिया ने किया है, तो वो चीज़ यहाँ पे इंडिया जो है इनको दिखाना चाहता है कि हमें कैसे इंक्लूसिविटी की तरफ जो है वो जाना है। अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी में क्या है, रिलायबल नोड्स, जैसे प्रेजेंटेड इंडिया एज ए ट्रस्टवर्दी ट्रांसपेरेंट मैन्युफैक्चरिंग हब टू डाइवर्सिफाई ग्लोबल प्रोडक्शन बेसिस, जैसे सेमीकंडक्टर या फिर क्रिटिकल मिनरल्स रिलेटेड जो भी चीजें चल रही है, तो उसमें इंडिया कैसे एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह जो है वो निकल के सामने आ सकता है। उसके बाद है रूल बेस्ड ऑर्डर, चैंपियन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, इंटरनेशनल लॉ एंड कोलैबोरेटिव सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स की, जैसे मतलब कभी अगर क्राइसिस हो जाते हैं तो नेविगेशन रुक जाता है, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन होता है, तो उस चीज़ को भी रोकना, उसके ऊपर भी इंडिया ने काफ़ी जो है फोकस यहाँ पे किया है। तो ये इंडिया अपना एक स्ट्रेटेजिक रोल यहाँ पे निभा रहा है, अपनी बातों को जो है वो रख रहा है। इंडिया स्कोर आउटरीच क्या है कि उसने क्या क्या मेन प्रपोजल क्या क्या रखे हैं, तो देखते हैं कि सबसे पहला है इम्पैक्ट प्रपोजल। इम्पैक्ट प्रपोजल में ये है कि इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन पार्टनरशिप टू लिंक G7 कैपिटल विद इंडियाज प्रोफेशनल टैलेंट फॉर सस्टेनेबल ग्लोबल साउथ डेवलपमेंट, कि इस प्रपोजल के अंदर ये कहना चाह रहा है इंडिया कि जो भी G7 की या फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज का जो भी कैपिटल है उसको यूज किया जा सके सस्टेनेबल ग्लोबल साउथ डेवलपमेंट के लिए, ग्लोबल साउथ का डेवलपमेंट करने के लिए कैसे उनके फाइनेंस को यूज कर सकते हैं। उसके बाद है IMEC कनेक्टिविटी, जो इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए है, ठीक है, सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजिट अल्टरनेटिव के रूप में जो है वो इंडिया इसके ऊपर भी काफी फोकस जो है वो कर रहा है कि इसको सही से बनाया जाए। स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट प्रोजेक्टेड इंडिया एज ए क्रेडिबल ग्लोबल पार्टनर एम्फेसाइजिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज ओवर कोर्सिव जियोपॉलिटिकल मेजर, कि जो भी भू राजनीतिक अस्थिरता यहाँ पे फैली हुई है उसके अंदर क्या है, ट्रस्ट को बना के रखा जा सके और एक क्रेडिबल ग्लोबल पार्टनर के रूप में जो है वो इंडिया सामने उभर कर आ सके। ओके, उसके बाद कुछ अपने को स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे। चैलेंजेस क्या क्या हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है द डिप्लोमेटिक टाइट रोप। इंडिया के लिए देखो सबसे पहला है रशिया डायनामिक्स, क्योंकि इंडिया को क्या है बैलेंस करके चलना पड़ेगा ट्रेडिशनल डिफेंस एंड एनर्जी टाइज विद रशिया अगेंस्ट द G7, क्योंकि G7 और रशिया, मतलब पहले रशिया पार्ट था बट अब नहीं है, और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लाइक ब्रिक्स हो गया या फिर SCO जैसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो गई और वेस्टर्न वाली कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो गई, तो उनके बीच में इंडिया कैसे बैलेंस करके चलता है, तो वो इंडिया के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी करेगा। फिर आता है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, गार्डिंग इंडिपेंडेंट फॉरेन चॉइसेस व्हाइल रेजिस्टिंग प्रेशर टू टर्न G7 इनटू रिजिड जियोपॉलिटिकल अलायंस, की इसके अंदर ये है कहना चाह रहे हैं कि भाई तुम G7 तुम कोई रिजिड कोई कठोर डिसीजन लेने के बजाय तुम क्या करो कि इंडिपेंडेंट फॉरेन चॉइसेस अपनाओ, ठीक है, और रेजिस्ट करो प्रेशर टू टर्न G7 इनटू रिजिड जियोपॉलिटिकल अलायंस, कि एक रिजिड जियोपॉलिटिकल अलायंस बनने की बजाय तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट फॉरेन चॉइसेस बनना पड़ेगा। ग्लोबल साउथ बैलेंस रिटेनिंग स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अमंग डेवलपिंग नेशन व्हाइल एक्सपेंडिंग क्लोजनेस विद G7 इकोनॉमिक्स, की एक तो तुम ग्लोबल साउथ के अंदर भी एक लीडर की तरह उभर के आ रहे हो, और दूसरा तुम्हें जो वेस्टर्न कंट्रीज है या फिर G7 इकोनॉमिक्स है उसके अंदर भी तुम्हें क्या है बैलेंस बना के रखना है, तो वो भी थोड़ा सा इंडिया के लिए क्या हो जाता है यहाँ पे चैलेंज उभर के आता है। फिर आता है ट्रेड एंड इकोनॉमिक फ्रिक्शन, कार्बन टैक्सेस लाइक जैसे रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स ओवर वेस्टर्न पॉलिसीज लाइक यूरोप कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इम्पैक्टिंग इंडियन एक्सपोर्ट, जैसे यूरोप ने ये जो टैक्स लगाया था कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, तो वो इंडिया के लिए थोड़ा सा जैसे ट्रेड करने में जो है वो बाधा उत्पन्न करेगा। फिर है डिले एग्रीमेंट्स, ओवरकमिंग डेडलॉक्स इन फाइनलाइजिंग कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद मेजर वेस्टर्न पार्टनर्स, जैसे अलग अलग कंट्रीज के साथ अगर तुम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कर रहे हो या बायलैटरल एग्रीमेंट कर रहे हो, तो मतलब उनको भी लागू होने में या उनको अप्रूव होने में उसमें भी काफ़ी टाइम लग रहा है, तो क्योंकि एग्रीमेंट डिले हो रहे हैं,
implementation gaps, fast tracking funding mechanism to turn infrastructure promises into concrete projects on the ground. जैसे कि अलग अलग कनेक्टिविटी के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स इंडिया ने स्टार्ट किए थे, तो वो उसके अंदर भी क्या है, इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी गैप्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। कभी कुछ क्राइसिस आ जाता है, कभी इंटरनल क्राइसिस आ जाता है किसी भी कंट्री के अंदर, तो वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये भी इंडिया के लिए क्या है, एक चैलेंज उत्पन्न करता है। फिर आता है क्लाइमेट एंड ट्रांजिशन। इसमें क्या है कि क्लाइमेट और ट्रांजिशन का मेन मुद्दा है कि देखो, जैसे क्लाइमेट जस्टिस गैप, G7 pushes for immediate fossil fuel phase out, whereas India demands equitable finance, technology transfer and flexible transition window. क्योंकि G7 कंट्रीज जो है वो डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है, उन्होंने अपना डेवलपमेंट जो है वो कर रखा है। तो उनका ये मानना है कि तुम्हें क्या है, जल्दी से जल्दी फॉसिल फ्यूल्स को क्या है, फेज आउट करना है और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है। बट इंडिया का ऐसा मानना है कि हमने तो अभी डेवलपमेंट स्टार्ट किया, तो हम बिल्कुल इमीडिएटली जो है फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट नहीं कर सकते। और क्या है, डिमांड कर रहे हैं किसकी, इक्विटेबल फाइनेंस की और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की और फ्लेक्सिबल ट्रांजिशन विंडोज की। किससे? डेवलप्ड नेशन जो है उनसे। उसके बाद है सप्लाई इंटरडिपेंडेंसीज, डायरेक्ट डी रिस्किंग स्ट्रेटेजिक इनकाउंटर हर्डल्स बिकॉज डोमेस्टिक इंडस्ट्री स्टिल रिलाई ऑन फॉरेन रॉ मटेरियल्स एंड टेक्निकल कंपोनेंट्स। कि हम डायरेक्टली क्या है, मतलब एकदम से जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या G7 कंट्रीज हैं, उनसे हम डायरेक्टली जो है वो नहीं अलग हो सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, सप्लाई इंटरडिपेंडेंस है, चाहे वो रॉ मटेरियल्स के लिए हो, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स के लिए हो, या फिर किसी भी टेक्निकल कंपोनेंट्स के लिए हो, वो क्या है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। ओके, उसके बाद है पॉलिसी सोवरेनिटी, प्रोटेक्टिंग नेशनल एग्रीकल्चरल एंड डाटा सोवरेनिटी पॉलिसीज फ्रॉम बीइंग ओवररिडन बाय स्टैंडर्डाइज्ड G7 रेगुलेटरी सिस्टम। की इंडिया क्या करे, अपनी जो भी जैसे वेस्टर्न कंट्रीज है या फिर G7 कंट्रीज है, अलग अलग कोई भी रेगुलेशन लगाते हैं इंडिया के ऊपर या फिर कोई भी अलग ग्लोबल साउथ कंट्रीज के ऊपर, तो वो वहाँ पे उसको कैसे रोकेगा या कैसे अपने डाटा सोवरेनिटी को बना के रखेगा, कैसे उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये इंडिया के लिए एक चैलेंज है, कैसे वो उससे निकल के आता है। ओके, फिर इसके अंदर क्या है, वे फॉरवर्ड देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक मॉडरेशन की हमें क्या है, एक मध्यस्थता का मतलब एक मॉडरेट रास्ता अपनाना है, कनेक्टिंग ग्लोबल साउथ, जो क्या है ग्लोबल इंटरेस्ट को क्या है कनेक्ट करे। यूटिलाइज कोलैबोरेटिव नेटवर्क्स टू चैनल G7 कैपिटल इनटू अ डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कि G7 के जो भी नेटवर्क है, मतलब उनसे क्या है मिलजुल कर काम करना, उनके फाइनेंस का, उनके कैपिटल का यूज करना क्या है डेवलपमेंट के लिए, डोमेस्टिक डेवलपमेंट के लिए। एक्टिवली ब्रिज द G7 फाइनेंशियल पावर विद G20's ब्रॉडर ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन। कि G7 फाइनेंशियल पावर मतलब G7 जैसे ग्रुप को क्या है, एक बड़े ग्रुप के साथ जोड़ना, लाइक जैसे G20 हो गया, जो क्या है ग्लोबली रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके अंदर क्या है डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस दोनों है। तो उनके बीच में क्या है, एक ब्रिज की तरह उनको काम करना। और फॉर्म म्यूचुअल ट्रेड पार्टनरशिप टू सिक्योर क्लीन टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। की क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए क्लीन टेक्नोलॉजी को अपनाना या फिर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अपनाना, बट उसके लिए क्या है म्यूचुअली ट्रेड हो, म्यूचुअली ट्रस्ट उनमें बना रहे। तो ऐसे ही करके क्या किया जाएगा, इंडिया और बाकी जो भी ग्लोबल लीडर्स है, या सॉरी ग्लोबल साउथ के जो लीडर्स हैं, ठीक है, वो कैसे एक दूसरे के साथ मतलब आके अपना जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है या फिर कोई भी डिसीजन उन्हें लेना है, तो ऐसे ही इसको क्या है आगे बढ़ाया जा सकता है। ओके, तो ये था हमारा G7 का टॉपिक। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, और ऐसे ही करंट अफेयर के लिए वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।